हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने DLED 4 सेमेस्टर में सारे विषयों के राजन सीरीज को कवर कर लिया है और इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से 2023 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को पूरा कवर कर लिया है मैराथन वीडियो के साथ। तो अभी तक अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लेंगे और उन सभी वीडियोज़ का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है उसका वीडियो आप देख लेंगे और उसका नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके सारे उसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर 16 से लेकर 23 तक के सारे सब्जेक्ट के जितने हमने करवा रखे हैं सारे के आपको PDF नोट मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइंस जो हमारा है तृतीय प्रश्न पत्र है जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है। पहला हमारा प्रश्न जो शुरू होता है वो होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर जो है 5 तक। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर पहला है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, ये पुस्तक जो है किसने लिखा था? ऑप्शन दिया गया है लेमार्क, डार्विन, ब्रिज और टांसले। तो अगर हम देखें इसको तो जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव है नामक जो पुस्तक है ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कब लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1800 जो है 59 में, 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम विश्व एड्स दिवस की बात करें तो आपका प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है आपका HIV संक्रमण की वजह से होने वाली महामारी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जो है जागरूकता बढ़ाना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को जागरूक करना एड्स के बारे में बता करके, इसीलिए एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 दिसंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा का मात्रक है, इनमें से कौन है जो विद्युत धारा का मात्रक है? ऑप्शन दिया गया है कूलाम, सेकेंड, वोल्ट और एम्पियर। तो विद्युत धारा जो होती है, पहले हम लोग देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को आवेश की मात्रा जो होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर आपका होता है आवेश बटे टी, यानी आवेश बटे टी आपका होता है इसका सूत्र। तो इसका राइट आंसर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय पदार्थ हैं, इनमें से कौन सा है जो चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन दिया गया है निकिल, लोहा, कोबाल्ट और सोना। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं क्या होते हैं? चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका है लोहा। तो लोहा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ है हमारा लोहा। प्रश्न नंबर 5 हमारा, डोलेमाइट जो है ये किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है? ऑप्शन दिया गया है Hg,
Mg, Mn और Zn। तो डोलोमाइट जो आपका है ये मैग्नीशियम यानी Mg का अयस्क है। मैग्नीशियम यानी Mg का एक अयस्क है। डोलोमाइट जो है एक प्रकार का चूना पत्थर है। यह मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि Mg मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है अतलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 6 से 11 तक। प्रश्न नंबर 6 है, आवेश की मात्रा क्या है? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश जो है किसे कहते हैं? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का अगर हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब एकांक आवेश क्या होता है? तो एकांक आवेश यानी कि एकांक कूलाम, यानी कि जो होता है जिसको हम लोग एकांक कूलाम भी बोलते हैं या एकांक आवेश। तो आवेश जो होता है वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9.0 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। न्यूटन के बल से जो है प्रतिकर्षित करता है। एकांक आवेश क्या है? तो वह आवेश जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के जो है समान आवेश को 9.0 जो है गुणे 10⁻⁹ जो है न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो ये आपका हो गया एकांक आवेश और इसका मात्रक। ये हो गया एकांक आवेश और इसका मात्रक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध में जो प्रतिरोधक जो है विद्युत में संबंध, प्रतिरोध और विद्युत में संबंध बताइए। प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध और विद्युत में संबंध बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। ओम का नियम जो है, ओम का नियम है समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज जो होता है उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर V जो होता है और धारा I, विभवांतर V धारा I तथा प्रतिरोध R के बीच संबंध दर्शाया जाए तो वहाँ ही ओम का नियम होता है। अगर उसके बीच में संबंध दर्शाया जाए तो उस संबंध क्या होता है? ओम का नियम होता है। जहाँ हमारा होता है V बराबर IR, या हम पक्षांतर कर लेते हैं तो R बराबर आपका होता है V/I, या I बराबर आपका होता है V/R। तो ये आपका हो गया ओम का नियम, यानी कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए और इसमें अंतर क्या कौन कौन सा होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आवर्त तत्वों को, आवर्त जो होता है तत्वों को परमाणु भार के जो है वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर कुछ क्षैतिज पंक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त क्या होता है? तो तत्वों को जो है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर कुछ क्षैतिज पंक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। समान आवर्तों के तत्वों की इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है। वर्ग जो होता है, वर्ग आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में जो है क्षैतिज पंक्तियों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कालम में उपस्थित होते हैं। उसे ऊर्ध्वाधर कालम को जो है वर्ग कहते हैं। उसे जो आपका ऊर्ध्वाधर कालम होता है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया आवर्त और वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 है, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं खनिज क्या होता है और धातु क्या होता है। तो खनिज जो होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक जो है संगठन हो, वह आपका खनिज कहलाता है। खनिज क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। धातु क्या होता है? तो वे तत्व
जो इलेक्ट्रॉन देने की जो है प्रकृति रखते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, आयरन इत्यादि। यदि आप इस क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, PS0099 क्लासेस, यहाँ से जाके आप इस क्लास का पूरा PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलिसा परीक्षण क्या है? यह एलिसा परीक्षण जो है किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, या एलिसा परीक्षण क्यों किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। एलिसा परीक्षण जो है क्या होता है? तो एलिसा तकनीक एक परीक्षण है जिसे एंजाइम लिंक्ड फिर आपका है इम्यूनो सार्बेट परख, यानी कि एंजाइम इम्यूनो परख के रूप में जाना जाता है, जो रक्त में एंटीबॉडी, हार्मोन, फिर आपका है पेप्टाइड्स और प्रोटीन का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है ये यकृत अंग को प्रभावित करता है, जिससे यकृत में सूजन आ जाती है। फिर आपका है बहुत जो है ज़्यादा शराब पीने से ऐसा भी होता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी ये हो सकता है या होता है। आगे देखते हैं। अभी हमारे से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 12 से 18 तक। प्रश्न नंबर 12 है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, या विद्युत विभवांतर जो है वो क्या होता है? तो देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को जो है विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है, किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर कहलाता है। आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ए लिखा गया है, ये दो बिंदु ए और बी हैं, जहाँ ये आपका W कार्य हो गया और एक आपका बी है, ये बी है, यहाँ आपका हो गया Q0। तो देखते हैं, यदि धन परीक्षण जो है आवेश यानी Q0 को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदु ए व बी के बीच जो है वैद्युत विभवांतर आपका ये होगा, उसके बीच का विद्युत विभवांतर आपका ये होने वाला है। विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, या फिर जूल बटे कूलाम या वोल्ट। ये कैसी राशि? तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातु निष्कर्षण से आपका क्या आशय है? इसकी प्रमुख विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसकी प्रमुख विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखते हैं, धातु निष्कर्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरण और तकनीकी शामिल हैं। उपयोग की जाने वाली निष्कर्षण तकनीक का प्रसार, फिर आपका निकालने जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और जिस अयस्क से इसे निकाला जाता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए निष्कर्षण की प्रक्रिया आवश्यक है। विधिया धातुओं को जो है शुद्धिकरण, फिर आपका है चूड़ीकरण, भर्जन, धातु ऑक्साइड का धातु में जो है परिवर्तन आदि, ये सभी इसकी विधियां हैं, ये सभी इसकी विधियां हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर। ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर। तो चलिए देखते हैं सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर। देखिए, ऊष्मा जो है ऊष्मीय ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं।
उष्मा सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर, यानी उष्मा के कुचालक और सुचालक पदार्थों में क्या अंतर होता है वो है। तो पहले में सुचालक, तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण जो है सुगमता पूर्वक होता है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ये सभी आपके होते हैं इसके उदाहरण। फिर आपका देखिए कुचालक, तो जिन पदार्थों में जो है ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज, वायु, ऊन इत्यादि। तो आपका हो गया कुचालक और सुचालक। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक सेल से क्या अभिप्राय है? शुष्क सेल की जो है रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक सेल। ये प्राथमिक सेल जो होता है ऐसी सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक बार प्रयोग होती हैं, यानी ऐसी सेल होती हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो केवल एक बार प्रयोग होती हैं। ये कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। इन्हें प्रयोग में जो है पुनः नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपका हो गया मरकरी सेल, शुष्क सेल, फिर आपका है वोल्टेइक सेल, फिर आपका है डेनियल सेल। तो ऐसे कई सारे सेल आपके यहाँ दिए गए हैं, कई सारे सेल दिए गए हैं। फिर देखते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल की जो रचना होती है इसका सचित्र वर्णन तो देखते हैं। शुष्क सेल की रचना का सचित्र वर्णन होता है, इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो यूनोड का कार्य करता है। इस बेलनाकार पात्र में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। बेलनाकार पात्र के बीच में ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर एक मलमल की थैली में जो होता है वो मैग्नीज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन का जो है चूर्ण भरा होता है। सेल के ऊपरी भाग को जो है अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है, एक पीतल की टोपी जो है वो लगी होती है। चलिए देखते हैं इसका चित्र कैसा होगा। तो ये आपका है, ये इसका चित्र है। सबसे ऊपर एक पीतल की टोपी लगी है जो अभी हमने तुरंत पढ़ा है। सचित्र वर्णन देखते हैं सूक्ष्म सेल का। तो इसके ऊपर जो ये लगा है ये आपका है एक पीतल की टोपी। ये आपका दिया गया है कैथोड जो कि किसकी है, ग्रेफाइट की छड़ है। फिर यहाँ आपका दिया गया है पेस्ट जो कि अमोनियम जो है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। फिर आपका है जस्ते का आवरण जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। फिर ये जो इधर अंदर भरा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण, ये आपका हो गया। फिर आपका ये है, ये आपका मलमल की थैली, ये आपका मलमल की थैली है। तो ये हमारा हो गया इसका सचित्र वर्णन, शुष्क सेल का नामांकित जो है सचित्र वर्णन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैविक तथा अजैविक घटकों को परिभाषित कीजिए। जैविक तथा अजैविक घटकों को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं जैविक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक वे होते हैं जिनमें एक आवास के सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं। जैविक घटक तो वे होते हैं जिनमें एक आवास के सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं, उसे जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक के जनक जो आपके हैं वो चार्ल्स डार्विन हैं। जैविक घटक के जनक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। उदाहरण के लिए पौधे, सूक्ष्म जीव, जानवर इत्यादि। अजैविक घटक, अजैविक घटक क्या होता है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, तापमान, जल, आर्द्रता, अक्षांश इत्यादि। ये सभी आपके हो गए जैविक तथा अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है ये बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं दोनों में कौन सा अंतर होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों के ऊतकों तथा ऑक्सीजन के ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं?
तो शरीर के विभिन्न हिस्से के ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये एंटीबॉडी बनकर शरीर के रक्षा तंत्र में मदद करती हैं। जबकि लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त में निम्नलिखित अंतर हैं इसमें। देखिए लाल रक्त कणिकाएं, तो सामान्य अवस्था में आरबीसी अस्थिमज्जा तथा भोड़ा अवस्था में यकृत में निर्माण होता है। जो सामान्य अवस्था होता है लाल रक्त कणिकाओं की, ये कहाँ आरबीसी में निर्माण होता है यानी अस्थिमज्जा, तथा जब भोड़ा अवस्था होता है तो यकृत में निर्माण होता है। फिर आपका है हीमोग्लोबिन की अल्प मात्रा रहने पर रक्त छीड़ता रोग होता है। कौन सा होता है? रक्त छीड़ता रोग हो जाता है। फिर आपका है आरबीसी का जीवन काल जो आपका होता है 20 से 120 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु जो होती है यकृत में होती है। अतः यकृत को जो है आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, यकृत को क्या बोलते हैं? तो आरबीसी का कब्र बोलते हैं। आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे देखते हैं इसी में। फिर आपका दिया है जिसमें लौह युक्त रंजक और हीम होते हैं। इसके कारण जो रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। नहीं, जो रक्त का रंग लाल होता है क्यों होता है? तो इसमें लौह युक्त एक रंजन होता है और हीम, इसी दोनों के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। फिर आपका है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो यह आकार में आरबीसी से बड़ी होती हैं। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा आपका है इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड्स तथा कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है। फिर आपका है इसका जीवन काल 1 से 4 दिन, जबकि उसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। यह रक्त में ही समाप्त हो जाता है। फिर आपका है डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगों के जो संक्रमण होता है उनसे रक्षा करना होता है। तो आपका हो गया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और श्वेत रक्त कणिका लाल रुधिर कणिका में अंतर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 18। एड्स का पूरा नाम लिखिए। एड्स के कारणों एवं लक्षणों को लिखिए। एड्स का पूरा नाम और इसके कारण और लक्षण को भी लिखना है। तो देखिए एड्स से तात्पर्य एक्वायर्ड आइमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स का पूरा नाम या एड्स से तात्पर्य तो एक्वायर्ड आइमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे ह्यूमन आइमिनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV कहा जाता है। इसका पता सर्वप्रथम जो है अमेरिका में 1981 ईस्वी में लगा था। यानी एड्स का जो है सर्वप्रथम पता कहाँ लगा था? तो अमेरिका में सन 1981 ईस्वी में लगा था। यह रक्त संचरण यानी जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक जो है सर्वजन्य रोग है, जिसमें जो है रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती नष्ट हो जाती है। यानी किसी को एड्स हो जाएगा तो क्या होगा? उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो नष्ट हो जाएगा। अब इसके कारण देखते हैं। तो ह्यूमन आइमिनो विषाणु के कारण जो है ये होता है। एड्स के संचरण जो होता है ये निम्न प्रकार से होता है। पहला आपका है रक्त संचरण, यानी HIV वायरस जो होता है रक्त संचरण के माध्यम से भी फैलता है। दूसरा आपका है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान द्वारा आदि कोई महिला, यानी यदि कोई महिला जो है HIV संक्रमित है तो वह स्तनपान, प्रसव या गर्भपात द्वारा अपने बच्चों को भी संक्रमित कर सकती है। फिर आपका है इंजेक्शन साझा करना। तो HIV जो संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई सुई को किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के साथ साझा करने से भी संक्रमण फैल सकता है। यानी यदि किसी के पास अगर यह ये वायरस, अगर उसका जो सिरिंजी है आप यूज कर लेते हैं तो वो आपके पास भी उसका लक्षण हो जाएगा उसके साथ। फिर आपका है इसके लक्षण। तो एड्स के जो संक्रमण के यानी एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप जो आपका होता है अन्य लिम्फोसाइट को जो सक्रिय करने वाली सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में भारी कमी आ जाती है। उग्र रूप में पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही अन्य संक्रमण या कैंसर के कारण मर जाते हैं। इसमें मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचती है, जैसे बुखार हो गया, ठंड लगना, शरीर पर जो है चकत्ते होना, गले में खराश, थकान, जॉइंट पेन, ग्रंथियों में सूजन इत्यादि जो है इसके लक्षण हैं। ये सभी इसके
जो है लक्षण हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।